Good morning students, welcome you all on digital platform of ASP Institute. I am your biology mentor मीनाक्षी शर्मा और अभी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जिस रिलेटेड है बेसिकली एग्री बायो से, और हम चैप्टर 2 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच साइंस की नई जिसके द्वारा हम लोगों ने इतने सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स बना लिए हैं जो कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं या उपयोगी है। क्या है ये ट्रांसजेनिक पादप या जंतु? जब आप किसी जीव के डीएनए में या उसकी जीन में या उसके आनुवांशिक पदार्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं अपने ऐच्छिक लक्षणों को उसके अंदर लाने के लिए। जैसे कि पादप कोई है गेहूं का, वो उपजाऊ ज्यादा नहीं है तो आपने उसमें एक ऐसी जीन डाल दी जिससे उसकी उपजाऊता बढ़ गई, तो ऐसे पादप को आप ट्रांसजेनिक पादप कहेंगे। इसका उपयोग दवाइयां बनाने में, नए जीव बनाने में, भोजन बनाने में, या आप कह सकते हैं फल या सब्जियां बनाने में बहुत ज्यादा किया जाता है, जिससे उपजाऊता बढ़ाई जाती है, पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा रही है, उनके अंदर बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा आसान टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक के अंदर हमें बहुत सारे टूल की जरूरत पड़ती है जो कि एंजाइम होते हैं। जैसे कि आपके पास में कौन से थे, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम थे, इसके अलावा हमने लाइगेज एंजाइम के बारे में जाना, वाहक प्लाज्मिड के बारे में जाना। पिछली बार हमने देखा कि ट्रांसजेनिक पादप या जंतु बनाने के लिए हम जो अपनी ऐच्छिक जीन है या जो विदेशी डीएनए है या जो बेसिकली आपके पास में क्या है, ऐच्छिक डीएनए है। डीएनए क्या होता है? आपका आनुवांशिक पदार्थ है जो अपने अंदर बहुत सारे लक्षणों के लिए कोड होता है, उसे लेकर चलता है, और ये कोड डीएनए के जिस खंड पर उपस्थित होते हैं उसे ही हम जीन कह देते हैं। जब इस डीएनए या बेसिकली खंड को या जीन को जब आप किसी पादप में डालते हैं तो आपको एक वाहक रहित या वाहक सहित दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहक रहित तरीके हमने पिछले लेक्चर में देख लिए, जहां पर हमने शॉटगन मेथड देखा, इलेक्ट्रोपोरेसिस देखा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने लाइपोफिकेशन देखा, हम लोगों ने इसके अलावा बैलिस्टिक, शॉटगन हम लोगों ने बात कर ही ली है, और एक तरीका और हमने देखा था बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं वो तरीके जिसमें आप वाहक की सहायता से बेसिकली क्या करेंगे, जो आपकी ऐच्छिक जीन है उसका क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो वाहक अनुमध्यस्थ या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूपांतरण का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पादप है उसके सीधे आनुवांशिक पदार्थ में आप अपनी ऐच्छिक जीन नहीं डाल रहे, आप पहले किसी वाहक में उसे डाल रहे, वाहक को गुणन करवा के फिर वाहक के द्वारा उसे अपनी ग्राही कोशिका में डाल रहे। जबकि जब आप लोगों ने वाहक रहित तरीके पढ़े थे, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरिफिकेशन, उन सब ने आपने डायरेक्टली क्या किया था, वाहक डीएनए को या विदेशी डीएनए को, ऐच्छिक डीएनए को, विदेशी डीएनए को, ऐच्छिक जीन को सीधा ग्राही कोशिका के अंदर डाल दिया था। तो चलिए वाहक सहित कैसा होता है। पौधों में जीन स्थानांतरण के दो प्रकार के वाहकों का उपयोग किया जाता है, ये हमने थोड़ा बहुत कल क्लास में भी देखा था। और इन वाहक में प्लाज्मिड में जो यूज किए जाते हैं वो मेनली टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो कि क्या करता है, गांठ करता है, किसी जगह चला जाए तो ये गांठ करता था। और दूसरा आपके पास में आता है आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो जब मैं इंग्लिश मीडियम के अंदर बायो के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि आपके यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। इसके अलावा आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वाहक के रूप में। और वायरस की पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम वायरस वाहक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया से सबसे पहले हमने एक प्लाज्मिड लिया जिसे हमने क्या कहा, टीआई प्लाज्मिड का। एक ऐसा प्लाज्मिड जो कि गांठ बनाता था कहीं पर जाकर, यानी कि जब गांठ बनाएगा यानी कि वो कोशिकाओं को विभाजन करता है और उनका एक समूह बना देता है। तो अगर ऐसी गांठ बनाने वाले प्लाज्मिड में हम अपनी ऐच्छिक जीन डाल दें और वो पादप में जाकर जब गांठ बनाएगी यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं बनाएंगी, तो वो ऐच्छिक जीन भी पादप में क्या होगी, चली जाएगी। बोलो है या नहीं है। 1980 में पहली बार आनुवांशिक पदार्थ को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम के कोशिका संवर्धन में पुनः स्थापित किया गया। यानी पहली बार हमने ऐसा किया जहां पर हमने जो ग्राही पादप था उसकी कोशिका को लिया, हमने टीआई प्लाज्मिड को लिया और इनके बीच के अंदर इनके डीएनए को आपस में जुड़वा कर हमने नया पुनर्योजित डीएनए बनाया, जहां पर टीआई प्लाज्मिड के वाहक के द्वारा हमारी ऐच्छिक जीन हमारे ग्राही पादप में क्या हो गई, पहुंच गई। द्विबीजपत्री पादपों की कोशिका रूपांतरण में प्लाज्मिड वाहक सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरस के टीआई व राइजोजीन्स के रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के द्वारा होता है।
इन दोनों प्लाज्मिड के समान लक्षण पाए जाते हैं। ये दोनों जातियों के मध्य परस्पर परिवर्तनीय भी होते हैं, यानी कि आप राइजोनियम और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो। इन दोनों प्लाज्मिड में टीआई क्षेत्र, ये देखो 23 Kb ये बाहर है इसका, जो कि ओपाइन मेटाबॉलिज्म। ओपाइन मेटाबॉलिज्म देखिए बेटा टीआई प्लाज्मिड करता है, ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाता है गांठें बनाने के लिए, उसे हम ओपाइन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वह पादप हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यह क्षेत्र पादप कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यह क्षेत्र जीनोम द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, फलस्वरूप पादप कोशिका रूपांतरित हो जाती है। तो ये यही तो कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पादप है, ये आपका पादप है। अब आप क्या करेंगे, टीआई प्लाज्मिड जो है आपका, ठीक है, इस टीआई प्लाज्मिड को इसके अंदर डाल देंगे, डाल दिया। टीआई प्लाज्मिड यहाँ पर जाकर क्या करवाएगा, गांठ बनाएगा, और धीरे धीरे इस गांठ के द्वारा ये पादप में समा जाएगा, और जो आपकी ऐच्छिक जीन थी वो पादप के द्वारा भी या पादप की कोशिकाओं के केंद्रक द्वारा भी अंतर्ग्रहित कर ली जाएगी बेसिकली। अबूर्त निर्माण या ट्यूमर फॉर्मेशन क्या है, देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरेंस प्लाज्मिड के छोटे से भाग के स्थान से पादप क्या हो जाता है, अबूर्त यानी कि गांठ बनाने के लिए प्रेरित हो जाता है, क्योंकि इसका काम ही यह है कि गांठ ही बनवाता है। डीएनए का ये क्रम टी डीएनए कहलाता है। तो देखिए बेटा, जो आपने क्या डाला है, प्लाज्मिड डाला है, और प्लाज्मिड की वो जीन, टीआई प्लाज्मिड की वो जीन जो ट्यूमर बना रही है, उसे हम टी डीएनए भी कह सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर अपने इसको बैक्टीरिया में डालेंगे, इस बैक्टीरिया से अपने पादप को क्या करवाएंगे, आप संक्रमित करवाएंगे, जिसकी वजह से ये टीआई प्लाज्मिड वहां पर चला जाएगा। लेकिन संक्रमण के समय आपने इसके प्लाज्मिड में अपनी ऐच्छिक जीन डलवा दी है, तो जब ये अंदर जाएगा और अपना संक्रमण को प्रारंभ करेगा, तो आपकी ऐच्छिक जीन भी पादप की काय के अंदर क्या करती चली जाएगी, गुणन करती चली जाएगी। तो देखिए बस यही है यहाँ पर, तो पादप के अंदर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर गांठें बनना चालू हो जाएगी। चलिए, टीआई प्लाज्मिड एक द्विलड़ीय डीएनए होता है, यानी कि ये भी कैसा होता है, द्विलड़ीय डीएनए होता होगा, लेकिन बेटा ये वृत्ताकार होता है। इसमें 150 से 250 Kb, ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, भार है इसका ये, ठीक है, और ये प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर संवर्धित करने पर टीआई प्लाज्मिड का लोप हो जाता है, यानी कि आप इसे ले सकते हैं। बैक्टीरिया की क्रीट पिटिका एवं रोमिल मूल उत्पादन करने की क्षमता क्रमशः टीआई व एराई प्लाज्मिड में ज़्यादा होती है। तो देखिए बेटा, ये क्या है, बेसिकली से समझिए, ये आपके पास में पादप है, और ये पादप के अंदर क्या है, ये इसकी जड़ है। अब इसकी जड़ के अंदर कौन होंगे, ये हम थोड़ी सी मोटी जड़ बना देते हैं, और इसकी जड़ या मूल के अंदर कौन उपस्थित होंगे बेटा, मूल रोम। कौन उपस्थित होंगे, मूल रोम। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एग्रोबैक्टीरियम लिया, जिसके पास में क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपने इस प्लाज्मिड को अलग किया, और इस प्लाज्मिड के अंदर क्या डाल दी, अपनी ऐच्छिक जीन डाल दी। इस ऐच्छिक जीन को डालने के बाद में वापस से इसे किस में डाल दिया, इस बैक्टीरिया में डाल दिया, जिसके अंदर अब क्या है, ऐच्छिक जीन भी है, और इस बैक्टीरिया से इसको क्या करवा दिया, संक्रमित करवा दिया पादप को। तो ये जब संक्रमित होगा तो ये मूल के द्वारा अंदर जाएगा, और यहाँ पर जाकर नोड्यूल यानी कि गांठें बनाना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा, है ना, क्राउन गोल या फिर रूमिल मोल बनाएगा, और उसके द्वारा ये प्लाज्मिड आपके कोशिका में क्या कर जाएगा, पादप काय में प्रवेश कर जाएगा, और आपका उसी के साथ ऐच्छिक जीन भी पादप काय में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको टीआई प्लाज्मिड के बारे में बताया भी गया है। टीआई प्लाज्मिड कुछ फाइटो हार्मोन्स आपको बताया, पादप हार्मोनों का भी क्या करवाता है, सीक्रेशन करवाता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए प्रतिकृति की उत्पत्ति, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से बेसिकली आप टीआई प्लाज्मिड का कोई खंड हटाकर, या ये वो जगह है जहाँ से अपनी जैसी क्या बनाता होगा, कॉपीज़ बनाता होगा, यानी कि जब ये अपनी जैसी कॉपी बनाता होगा तो ये स्ट्रैंड यहाँ से अलग होते होंगे, और ये जो एक तंतु है ये यहाँ जाता होगा यहाँ, और इसके अनुरूप दूसरा बनकर आपके पास में 2 प्लाज्मिड बनकर तैयार हो जाते होंगे, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर स्वयं प्रतिलिपिकरण की क्षमता पाई जाती है। ओपाइन कैटाबॉलिज्म एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम बना सकता है, और उसका कोड यहाँ पर है, ये दाईं सीमा है, चलिए छोड़ते हैं हम इसे, ये भी ओपाइन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ये उसका भी क्या करवाता है, सीक्रेशन करवाता है। ऑक्सिन भी, साइटोकाइनिन क्या करता है, पादपों में कोशिका विभाजन करवाता है। ऑक्सिन आप देखेंगे, हम आपको पादप हार्मोन में पढ़ाएंगे, पुष्पन की अभिक्रिया करवाएगा, है या नहीं है, पादपों को लंबा करवाता है, सूर्य की ओर बढ़वाता है, तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया चीज़ें आप ऑक्सिन के बारे में भी देखेंगे। और ये संक्रामक क्षेत्र है, ये वो जगह है, यानी कि ये वो जीन है
जिसकी वजह से ये क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है, यानी ट्यूमर बनने को, गांठें बनने को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये टीआई प्लाज्मिड के बारे में हो गया। चलिए अब देखिए स्थानांतरण डीएनए, जिसे आप टीडीएनए कहने वाले हैं, इसमें उपस्थित नियामक क्रम पादप कोशिका में प्रकार्य करते हैं, अर्थात ये केवल पादप कोशिकाओं में ही अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि वहीं गांठें बना सकते हैं। आप प्लीज इसका भार जो है वो आप ध्यान रखेंगे। इसके दोनों सिरों पर एक 24 बेस पेयर, ये बेस पेयर कौन है, वह नाइट्रोजन क्षार का अनुलोम पुनरावर्तन क्रम होता है, जो कि इसके स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। अब अनुलोम डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आप इस जगह पे से इसको कटवा कर कोई भी प्रतिरोधी एंजाइम, प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस जगह से काट कर आप वहां पर नया डीएनए डाल सकते हैं, है ना, 24 बेस पेयर तक का। स्थानांतरित डीएनए को पुनरावृत्त क्रम के बीच में अबुध निर्माण करने वाले जीनों को हटाकर वहां पर वांछित डीएनए को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस वाले जगह पर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मानते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, टीआई प्लाज्मिड। थोड़ा जल्दी नहीं चलते हैं, चलिए आराम से देखते हैं। ये मेरे पास में क्या था, टीआई प्लाज्मिड था। इस टीआई प्लाज्मिड पर यहाँ पर पैलिंड्रोमिक यानी अनुबंध उपस्थित था, यानी कि मान लीजिए आपको मैंने ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपके पास में बहुत तरह के प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं, जैसे कि HIND2, SCA1, PVU2, ऐसे बहुत प्रकार के आपके क्या है, आपके पास में प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्शन यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि किसी विशिष्ट जगह पर ही काटते हैं। किसी मान लीजिए किसी प्रतिबंधित एंजाइम के लिए कोई प्रतिबंधित एंजाइम था, तो वो जिन नाइट्रोजन क्षारों के श्रृंखला में या चेन पर काटता है, वो चेन यहाँ पर एज इट इज उपस्थित थी। मान लीजिए ATGCTACGGC, इस पे काटता है कोई प्रतिबंध, AGTCG पे काटता है या नहीं है। अच्छा, ये पैलिंड्रोमिक साइड बनानी चाहिए थी, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, एक मिनट। मान लीजिए GGCCCCGG, तो आप इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, बात समान आ रही है। ये प्रतिबंधित एंजाइम यहाँ पर काटता है, हमने यहाँ पर कटवाया, और कटवाने के बाद पर यहाँ पर हमने अपना ऐच्छिक डीएनए क्या कर दिया, डाल दिया, है नहीं है, हो गया ये तैयार। अब इस ऐच्छिक डीएनए रखे हुए क्या करेंगे, हम अपने पुनरावृत्त क्रम वाले ऐच्छिक डीएनए रखने वाले प्लाज्मिड को अब हम किस में डालेंगे, पादप में डालेंगे, और वहाँ पर जाकर ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो हम जो जीन डाली थी वो भी इसमें चली जाएगी। टी डीएनए को पादप केंद्रक में प्रवेश कराने के बाद प्रतिकृति होती है, जिससे ये द्विरज्जुक अवस्था में आ जाता है। ये पादप जीनोम के यादृच्छिक स्थलों पर क्या हो जाएगा, समाकलित हो जाएगा। फलस्वरूप इसके सिरों बीच स्थित वांछित डीएनए भी पादप जीनोम में समाकलित हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके पादप का डीएनए था, और इस पादप के डीएनए में जाकर इसका डीएनए भी क्या हो जाएगा, बीच बीच में जुड़ जाएगा। फिर ये पादप का डीएनए है मान लीजिए, तो बीच बीच में आपका ये डीएनए भी क्या होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। प्रत्येक टी डीएनए की 1 से लेकर अधिकतर 12 प्रतियां स्थित हो सकती हैं। तत्पश्चात समाकलित वांछित जीन का अवलोकन किया जाता है। अब जब जीन समाकलित इसके अंदर हो जाएगी तो ये ऐसे लक्षण शो करने लग जाएगा पादप, और आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वांछित जीन का निवेश करवाया गया है, तो हम देखेंगे कि क्या ये जीन जाने के बाद में पादप नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है। और अगर उसने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, हमारा जो टीआई प्लाज्मिड गया था वो उस जीन को पादप कोशिका में ले जा चुका है, और पादप कोशिका का केंद्रक में रखा हुआ डीएनए उस हमारे विदेशी डीएनए को या हमारे ऐच्छिक डीएनए को अपने अंदर समाकलित कर चुका है, जिसकी वजह से अब पादप कोशिकाएं जो कि पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं दर्शाती थी, दर्शा रही है। यदि किसी पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए किसी रोग प्रतिरोधी जीन को निवेश किया जाए, तो हम क्या करेंगे, उस पादप को वो जिससे उसमें रोग होता था उस क्षेत्र में रखेंगे या उस जीव के कांटेक्ट में लेकर आएंगे। अब अगर वो क्या नहीं हो रहा है, अब अगर वो उसे संक्रमित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो अपनी जीन डाली थी रोग प्रतिरोधकता वाली, वो प्लांट में क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा और अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण। एग्रोबैक्टीरियम वाहक द्वारा जीन स्थानांतरण के चुने गए डीएनए को निरस्त्रीकृत टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए में निवेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम वाहक द्वारा जीन स्थानांतरण के लिए चुने गए डीएनए को, जो भी डीएनए है उसे हम टीआई प्लाज्मिड में क्या करते हैं, डालते हैं, उससे आपका टीडीएनए तैयार होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये आपका अभी तक क्या था, टीआई प्लाज्मिड था,
ये क्या है आपके पास में, टीआई प्लाज्मिड। अब इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, अपनी ऐच्छिक जीन डाल देंगे। तो अब ये क्या बनकर तैयार हो जाएगा, टी डीएनए, है नहीं। इसके समय टीएनए प्लाज्मिड को सहमाकलित अथवा द्विवाहक प्रारूप का प्रयोग करते हैं, बाइनरी वेक्टर्स का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उपयुक्त टीआई वाहक को एग्रोबैक्टीरियम में वापस से हम प्रविष्ट कर देंगे। अब एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जब वापस से डाल दोगे तो जब वो विभाजित करेगा तो उसके साथ साथ में हमारी ऐच्छिक जीन के भी क्या होते चले जाएंगे, गुणन होते चले जाएंगे। इसके बाद पादप कोशिकाओं का रूपांतरण निम्न वो 2 विधियों से किया जाता है, ऊतक कृतकों के साथ संवर्धन व पादप रूपांतरण। देखिए क्या करते हैं, को कल्चर विद टिश्यू एक्सप्लांट। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, आपका जो पादप है इसके जो शीर्ष भाग पर ऊतक होता है, ये कौन सा ऊतक होता है, विभिजोतक ऊतक होता है, राइट बेटा। इस विभिजोतक ऊतक में से हम कुछ कोशिकाएं लेकर आ जाएंगे और इन्हें एक माध्यम में डाल देंगे। इसी माध्यम के अंदर हम क्या डाल देंगे, इसी माध्यम में हम अपना ये टीडीएनए भी डाल देंगे, जिसके अंदर हमारी ऐच्छिक जीन है। अभी जब सब आपस में गुणन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डीएनए इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, पादप में भी चल जाएगा। तो देखिए ऊतक कर्तोक के साथ सहसंवर्धन, तो ये जो आप यहाँ पर निकाल कर लेकर आए हो ना, विभिजोतक ऊतक क्षेत्र से या विभिजोतिकी क्षेत्र से जो आप कुछ कोशिकाएं निकाल कर लेकर आए थे संवर्धित माध्यम पे विभाजन करने के लिए, इन कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं, एक्सप्लांट कह देते हैं, या इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कृतोतक, हाँ कृतोतक बोल देते हैं। तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम को कोशिका संवर्धो अथवा कृतकों के साथ सह संवर्धन कराते हैं। तो आपका टीडीएनए जो है, जो हमने बनाया है हमारे ऐच्छिक जीन के साथ, और हम पादप के विभिजोतकी क्षेत्र से क्या ले आए, कुछ विभाज्य कोशिकाएं ले आए जो लगातार विभाजन करती है, और इनको एक साथ हमने संवर्धित करवाया। तो अब हमारा डीएनए इन कोशिकाओं के साथ में जुड़ जाएगा। टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया आदि की पत्तियों में का व्यापक सहसंवर्धन इसी द्वारा करा जाता है, और इनके द्वारा उत्पादित एसिटोसिर्गोन वायरस ओपेरोन्स को सक्रिय करता है। तो ये बेसिकली आपके पास के अंदर, अच्छा, एसिडोसिर्गोन वैरायटी को क्या करता है, सक्रिय करता है। अब ओपेरोन्स क्या है, देखिए बेटा, जीवाणुओं के अंदर अपनी जीन को निरूपित करने का जो तरीका होता है उसे आप ओपेरोन कहते हैं। तो जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को दर्शाना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ, नेक्स्ट के अंदर, इसके बाद के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास में तरीका आता है, वो तरीका कौन सा आता है वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वायरस के बारे में, क्योंकि हमने टीआई प्लाज्मिड को देखा, ऐसे ही आर प्लाज्मिड भी काम करता है। लेकिन सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। क्यों वायरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, देखिए एक बार, हाँ जी, ओ सॉरी, ये थोड़ा आगे तक आ गया। हाँ, आपने क्या कहा कि आप या तो टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड द्वारा कर सकते हैं, या आप किसके द्वारा, वायरस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, वाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वायरस को भी, और उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऐच्छिक जीन को किसी पादप में डाल सकते हैं, है नहीं। तो हमने टीआई प्लाज्मिड के बारे में जाना, अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम जानेंगे वाहक के बारे में। ठीक है, तो देखिए वाहक वेक्टर क्या है, पहले हम जानेंगे वायरस वेक्टर के बारे में। तो उससे पहले हम किसके बारे में जान लें, हम जान लेते हैं पहले वायरस के बारे में। देखिए वायरस, जिसे हम और क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। ये विषाणु होते क्या हैं, बेसिक जब समझेंगे तभी जाकर आपको वायरस वाहक के रूप में कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये समझ में आएगा। वाहक या विषाणु जो होते हैं, इन्हें अंग्रेजी में अगर एक लाइन में समझाना हो तो बोला जाता है कि ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। बोलो बात समझ में, कैसे होते हैं ये अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी होने से देखिए बेसिकली होता क्या है, अविकल्पी परजीवी होने से ये हो जाता है कि ये अपने किस पे निर्भर करते हैं, होस्ट पर निर्भर करते हैं, यानी जिस पे ये रोग करते हैं उस पर निर्भर करते हैं।
अगर उन्हें ये नहीं मिलेगा तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे कि कोविड-19 वायरस आया, उसने क्या किया, हमें संक्रमित किया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमारे अलावा अगर हम नहीं थे तो किसी और को संक्रमित करता, नहीं, वो हमारे लिए ही क्या था, विशिष्ट था। यानी कि ये अपने होस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं, है नहीं। अगर होस्ट नहीं है तो इनका फिर कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली जो वायरस होते हैं ये बेसिकली अकोशिकीय होते हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोशिका नहीं दी गई है। ये कैसे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। सभी जीवों को कोशिका, केंद्रक, कोशिका में कोशिका द्रव्य और कोशिकांग दिए गए, लेकिन इन्हें इस प्रकार से कोई कोशिका नहीं दी गई, तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं। तो अपने जीवन यापन के लिए हर वक्त एक कोशिका को ढूंढते रहते हैं कि हमें कोशिका मिल जाए, हम उसमें चले जाएं और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ गुणन करके या जनन, जो कि इनमें लैंगिक प्रकार का ही होता है, गुणन करके हम अपनी संख्या को भी बढ़ाएं, क्योंकि हर एक जीव यही चाहता है कि उसकी संख्या क्या हो, बढ़े, अपने जाति के अस्तित्व को बचाना चाहता है। ऐसे ही वायरस के साथ में भी है, लेकिन वायरस के साथ खुद के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो कैसा है, अकोशिकीय है। वह होस्ट कोशिका, होस्ट मतलब जिसपे संक्रमित करता है, जैसे कि हम पर संक्रमण करा तो हम इसके होस्ट हो गए। होस्ट कोशिका के बाहर यह एक मृत कण के समान है। देखिए इसकी खोज किसने की, ये सब कुछ आपके इस चैप्टर का भाग नहीं है। भाग बेसिकली है कि हमें वायरस को समझना है मेनली, ताकि हम उसे वाहक में कैसे इस्तेमाल करें हमें ये समझ में आए, है नहीं है। तो अकोशिकीय जीव होस्ट कोशिका के बाहर यह मृत कण के समान क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए तो ये जीवित कोशिका के अंदर क्या करता होगा, इससे पहले हम आपको क्या बताते हैं, वायरस की संरचना को समझाते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि वायरस जो है जब तक होस्ट नहीं मिलेगी तब तक कैसा है, मृत होता है बेचारा। और दूसरी बात क्या है कि वायरस एक अविकल्पी पैरासाइट है, यानी उसके पास विकल्प नहीं है कोई, उसे पैरासाइट की फॉर्म में यानी कि परजीवी के रूप में ही रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वायरस की संरचना को। अगर आप वायरस की संरचना को देखते हैं तो वायरस बेसिकली जो होता है वो दो घटक से मिलकर बनता है, और इसके अंदर जो पहला घटक रहता है वो तो क्या होता है, प्रोटीन का आवरण, यानी इनमें एक तो कौन होती है, प्रोटीन इनकी संरचना के अंदर, और दूसरा इनके पास में होता है बच्चा न्यूक्लिक अम्ल। इनकी संरचना में सिर्फ दो ही घटक होते हैं, एक प्रोटीन होता है और एक कौन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसके अलावा कोई और घटक इनकी संरचना में नहीं होता है। अब देखिए अगर ये हमारी ही कोशिका होती तो हमारे पास तो चलो कोशिका में कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक होगा, और न्यूक्लिक अम्ल में भी हमारे पास में डीएनए भी होता है और कौन होता है, आरएनए भी। लेकिन इस बेचारे के साथ में प्रॉब्लम है, इसमें या तो कौन होगा, डीएनए होगा, या क्या होगा, आरएनए होगा। दोनों एक ही वायरस में नहीं मिलेंगे। अक्सर ये माना जाता है जो जंतु वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है, जंतु वायरस, उनमें डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, और अधिकतर, हमेशा नहीं कह रही हूँ मैं, अधिकतर जो पादप विषाणु होता है या पादप वायरस जो होता है उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है, आरएनए होता है। अब ये दोनों घटक किस प्रकार से मिलकर एक वायरस को बनाते हैं, तो देखिए होता क्या है। वायरस की अगर आप संरचना को और अच्छे से डिटेल में देखें तो देखिए दोनों घटक कैसे बना रहे हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, पादप वायरस का, और इस पादप वायरस में देखिए ये पादप वायरस का क्या है, मान लीजिए डीएनए है, या फिर मान लीजिए उसमें आरएनए होता है तो ये क्या है, उसका आरएनए है। देखिए डीएनए अधिकतर जीवों के अंदर कैसा होता है, द्विरज्जुकीय होता है, लेकिन वायरस में डीएनए जो है वो एक रज्जुकी भी हो सकता है और द्विरज्जुकी भी हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, आरएनए, यानी कि एक घटक जिसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। और इस न्यूक्लिक अम्ल को चारों ओर से कौन घेर के रहती है, प्रोटीन की परतें। ये देखिए बस ये आपके पास में कौन होता है, वायरस, और इन दो चीज़ों से मिलकर ये हवा में घूमता रहता है। जैसे ही अपने होस्ट के कांटेक्ट में आएगा
ये उसे संक्रमित कर देगा। कैसे संक्रमित करेगा वो हम जानेंगे, वो इसके जीवन चक्र के रूप में जानेंगे। लेकिन ये आपके पास में हो गया वायरस। ये जो आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, ये जो आपको किसका नज़र आ रहा है, प्रोटीन का कोट नज़र आ रहा है। इस प्रोटीन के कोट को हम क्या बोल देते हैं, मिलाकर एक ही बात में आप कैप्सिड बोल सकते हो। और इसकी एक जो इकाई है, इसकी एक जो इकाई है, इसे आप कैप्सोमियर बोल सकते हो, कैप्सोमियर। ये क्या है, पादप वायरस। अगर यहीं पर कौन होता, आपके पास में जंतु वायरस होता, तो हम आपको एक और स्ट्रक्चर दिखा देते हैं वायरस की। ये एक हमने नॉर्मल से स्ट्रक्चर दिखाई, एक और अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी होती है। ये उसका सिर वाला हिस्सा है, ये उसका ग्रीवा वाला हिस्सा है, और ये उसके पैर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर उपस्थित है उसका डीएनए या आरएनए, जो भी आप कहना चाहें, और ये है इसका प्रोटीन कोट। और पादप के अंदर, ये जो जंतुओं के अंदर ये जो प्रोटीन कोट हमने यहाँ पर बनाया है, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम एनवेलप कह देते हैं। और इसकी एक इकाई को हम क्या कह देते हैं, पेप्लोमर कह देते हैं। तो बस फर्क इतना ही है। देखिए, चाहे जंतु वायरस हो चाहे पादप वायरस हो, दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, एक प्रोटीन से और एक न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल में या तो एक वायरस डीएनए को ही रखता है या आरएनए को ही। अधिकांशतः, हमेशा नहीं, अधिकांशतः जो पादप वायरस होता है उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ या जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आरएनए होता है, और जंतु वायरस के अंदर मेनली डीएनए होता है। ये आरएनए और डीएनए, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल उसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसे सुरक्षा देने के लिए एक सुरक्षात्मक कवच बनाया जाता है जो कि प्रोटीन का बना होता है दोनों के अंदर, चाहे वो जंतु वायरस में हो चाहे वो पादप वायरस में हो। बस फर्क इतना सा है कि पादप वायरस में हम इस प्रोटीन के कवच को क्या कह देते हैं, कैप्सिड बोल देते हैं। और इसकी जो एक इकाई है, क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे अणु मिलकर बने होंगे, तो इसके एक प्रोटीन के अणु को या एक इकाई को हम कैप्सोमियर कह देते हैं। जंतु वायरस के अंदर यही प्रोटीन कोड जो होता है, इसे क्या बोल दिया जाता है, एनवलप बोल दिया जाता है। और इसकी एक इकाई को आप क्या बोल सकते हैं, एनवलप बोल दिया जाता है, और इसकी एक इकाई को आप क्या बोल सकते हैं, पेप्लोमर बोल सकते हैं। दैट्स इट। और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखिए, आप वायरस का जीवन चक्र समझिए। जब आप वायरस के जीवन चक्र को समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वायरस हमें संक्रमित कैसे करता है, और फिर इसका फ़ायदा हम लोगों ने कैसे लिया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वायरस का जीवन चक्र। देखिए, दो तरीके से वायरस अपने जीवन चक्र को चलाता है। इसमें सबसे पहला जो जीवन चक्र आता है, इसे हम कहते हैं लाइटिक चक्र। देखिए, लाइटिक चक्र में वायरस क्या करता है, मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, एक होस्ट कोशिका है। कौन सी कोशिका है, होस्ट की, ठीक है, जिसके ऊपर ये अपना संक्रमण करने वाला है ना। और इसके अंदर क्या उपस्थित है, इसका केंद्रक, और केंद्रक के अंदर रखा हुआ है इस होस्ट का अपना खुद का डीएनए। अब कौन आया, इसे वायरस संक्रमित करने आया। या पादप भी हो सकती है, जंतु भी हो सकती है। तो जब इसे वायरस संक्रमित करने आया, तो वो जो अपना प्रोटीन का आवरण है उसे तो कहाँ छोड़ देगा, बाहर, क्योंकि प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है ना। मेनली क्या है, उसका डीएनए है, तो वो अपने डीएनए को कहाँ डाल देता है, अंदर डाल देता है। अब ये डीएनए क्या कर सकता है, वायरस डीएनए होस्ट के डीएनए को मारकर, हम सिंपल भाषा लेते हैं ना, मारकर अपना डीएनए रख देगा। तो उससे कोशिका क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। तो देखिए, आपके सामने नई कोशिका क्या बनकर आएगी, ये रही जी भाई कोशिका, ये रहा उसका केंद्रक, और ये रहा उसके अंदर वायरस का डीएनए। अब ये कोशिका कैसी कोशिका है, संक्रमित कोशिका है। अब ये संक्रमित कोशिका जो है, ये वायरस मान लीजिए कोविड-19 का वायरस था, ये कोरोना करता था, तो अब इस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, कोरोना है नहीं। अब इसका वाहक के रूप में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए, मान लीजिए आपने इस वायरस के अंदर जो जीन थी जो हमें कोरोना कर रही थी,
हमने उसे तो हटा दिया और जो हमारी ऐच्छिक जीन थी उसे वहाँ पे डाल दिया। अब वायरस की तो मुख्य प्रकृति क्या है कि वो तो संक्रमण करेगा। अब जब वो संक्रमण कर रहा है तो उसके साथ में वो हानिकारक कोरोना की जीन नहीं जा रही है, हमारी ऐच्छिक जीन का क्या हो रही है, वायरस के अंदर जा रही है। और जब वो वायरस के अंदर जाएगी तो सीधी सी बात है, ये जो वायरस है जब गुणन करेगा तो वो जीन भी क्या हो जाएगी, गुणन कर जाएगी। और उसने तो हमारी कोशिका को ही अपनाया, तो हमारी कोशिका खुद अपने आप उस ऐच्छिक जीन के साथ में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। और कोशिका तो कहती ये है, कोशिका का भविष्य यह है कि प्रत्येक कोशिका को क्या करना पड़ता है, विभाजन करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये तो आपके सामने एक साइकिल हो गई, लाइटिक चक्र। ऐसे ही अपना दूसरा एक और चक्र चला सकता है ये, जहाँ पर ये होस्ट के डीएनए को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है, उसके साथ साथ क्या करता है, गुणन करता है। और इस चक्र को हम कौन सा चक्र बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं लाइसोजेनिक चक्र। देखो इस चक्र में ये क्या करता है, इस चक्र के अंदर मान लीजिए ये आपके पास में वही, फिर से हम क्या बना देते हैं, हम यहाँ पर बना देते हैं होस्ट कोशिका। ये होस्ट कोशिका का केंद्रक और ये होस्ट कोशिका का क्या है, डीएनए। बोलो बात समझ में आई। अब इस होस्ट कोशिका को संक्रमित करने के लिए कौन आ रहा है, वायरस आ रहा है। कौन आ रहा है, वायरस। चलिए, ये जो यहाँ पर वायरस आ रहा है, ये वायरस भी क्या करेगा, अपने प्रोटीन आवरण, देखिए प्रोटीन आवरण कभी भी अंदर लेकर नहीं जाता है वायरस। और 12वीं क्लास के अंदर अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये सहायता भी करता है। हम एक साइकिल पढ़ते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें ये पता चला था कि क्या डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। तो वहाँ पर हमने इसी तरीके को इस्तेमाल किया कि अपने प्रोटीन के कोड को बाहर छोड़ के जाता है, डीएनए अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर हम डिटेल में इस चीज़ को भी क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, अब ये अपने प्रोटीन के कोड को तो कहाँ छोड़ देगा, बाहर छोड़ देगा। यानी कि इसकी प्रोटीन का कोड तो कहाँ रह जाएगा, बाहर रह जाएगा। और इसका जो डीएनए है वो कहाँ कर जाएगा, अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। अब इसके डीएनए की एक खास बात, इसका डीएनए वायरस होस्ट यानी कि जो आपकी होस्ट कोशिका है, होस्ट सेल है, ये इस होस्ट सेल के डीएनए को खराब नहीं करेगा, ये इसे ख़त्म नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर क्या था, ये अपने अंदर से कुछ ऐसे एंजाइम निकालता है जिससे क्या होता है, होस्ट का डीएनए मर जाता है, खत्म हो जाता है। बेचारी कोशिका अपने खुद के मेन आनुवांशिक पदार्थ को खो चुकी है और वहाँ पर कौन आ जाता है, वायरस का डीएनए आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर होस्ट कोशिका के अंदर वायरस का डीएनए आया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, ये रहा वायरस की कोशिका, ये रहा वायरस का केंद्रक। अब क्या है, होस्ट की कोशिका, होस्ट का केंद्रक, और ये होस्ट का क्या है, यहाँ पर इस तरीके से डीएनए। इस डीएनए के अंदर ये वायरस का डीएनए भी क्या हो जाता है, समाकलित हो जाता है, हो जाएगा आराम से। अब ये कोशिका कैसी हो गई है, संक्रमित कोशिका हो चुकी है। अब ये संक्रमित कोशिका जब विभाजन करेगी, क्योंकि मैंने फिर से कह रही हूँ कि कोशिका की नियति ही होती है कि उसे क्या करना होता है, विभाजन करना होता है। तो जब ये कोशिका विभाजन करेगी तो इसके साथ साथ में हमारे वायरस का डीएनए भी क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, विभाजन कर जाएगा। अगर अभी भी इस वायरस के डीएनए के अंदर रोगकारी जीन है तो ये रोग हमारे शरीर में फैलता चला जाएगा। लेकिन अगर उस रोगकारी जीन को हटाकर हमने अपना विदेशी डीएनए, ऐच्छिक डीएनए या ऐच्छिक जीन को इसके अंदर डाल दिया है, तो अब इसके साथ साथ ये ऐच्छिक जीन भी क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और जब ये वृद्धि करेगी तो हमें जो लक्षण चाहिए थे, कि हमारे पादप में वो कोशिकाएं बन रही है, उस जीन के साथ में बन रही है जो जीन हम अपने पादप में चाहते थे या हमारे जंतु में चाहते थे। तो इसके द्वारा वो जीन वृद्धि करेगी और हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसा वो जीन अपने आप को शो करेगी, क्योंकि वो जीन ऐसे ही प्रोटीन बनवाएगी। तो देखिए ना कितना आसान था, वो जीव जो अब तक हमें क्या पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तरीके के अंदर भी अपने लिए क्या ढूंढ डाला, फ़ायदा ढूंढ डाला। और ये सबसे अच्छी बात है, ऐसा सिर्फ हम इंसानों के पास में है कि हम कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ नया निकाल लाते हैं, ये हमारे पास है ना, इसलिए ठीक है। तो बेसिकली इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम वायरस को भी क्या कर सकते हैं, वाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए RI प्लाज्मिड को और TI प्लाज्मिड को आप वाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो कि एक अप्रत्यक्ष तरीका है अपने विदेशी डीएनए को होस्ट कोशिका में डालने का या ग्राही कोशिका में डालने का, वो चाहे पादप की हो या जंतु की, और एक था हमारे पास में वायरस का तरीका। ऐसे हमने बहुत सारे क्या किए हैं, वायरसेस बनाए हैं जिनको हमने हानिकारक तरीकों को या उनकी हानिकारक क्षमताओं को या रोगकारी क्षमताओं को हटाकर हमने उन्हें लाभकारी क्षमताएं दी जो कि हमारे लिए उपयोगी थी, और उन्हें हमने किसके अंदर डाला है, बेसिकली पादप के अंदर डाला है। ठीक है, तो ये 2 साइकिल चलती है, किसके अंदर, वायरस के अंदर। तो देखिए अब आपके अगर पूछे वायरस के वाहक में, तो आपको क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी, है नहीं है। अब मैं वायरस वाहक ऐसा होता है वैसा होता है बताते हुए आगे बढ़ जाऊँ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वायरस के बारे में नहीं पता। अच्छा, वायरस के बारे में एक और चीज़, वायरस के बारे में आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने यहाँ कहा कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी होता है, और ये क्या होता है, अपने होस्ट, ये क्या होता है, होस्ट विशिष्ट होता है, यानी कि जिसके ऊपर ये संक्रमण करता है ये वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जैसे अभी हमने बात की थी कोविड-19, अगर हम इंसानों को संक्रमित कर रहा था तो हम इंसानों को ही किया है, हमने घोड़े भेड़ बकरी में उसके संक्रमण को नहीं देखा है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या था, स्पेसिफिक था। तो ऐसे ही वायरस जिसके ऊपर भी स्पेसिफिक होता है उसके आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है। मैं वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कई जगह इसका नामकरण पढ़ेंगे, है नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वायरस के नामकरण की, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा ही आप लोगों को बस देख लेना है नामकरण। तो ये किस पर निर्भर करता है, होस्ट के प्रकार पर। अच्छा, होस्ट के प्रकार पर, यानी कि पोषी कोशिका। देखिए याद आ गया ना, हिंदी में भी पोषी कोशिका के प्रकार पर। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर वायरस किसको संक्रमित कर रहा है, अगर जीवाणु को संक्रमित कर रहा है, जीवाणु को संक्रमित करता है, तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, ऐसे वायरस को हम क्या देते हैं, बैक्टीरियोफेज। अगर यहीं पे ये वायरस किसको करे, किसी कवक को, कवक का मतलब है बहुत से बच्चों को कवक फंगाई में ही समझ में आती है, तो फंगाई को जब संक्रमित करता है तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं माइकोफेज। यहाँ जो ये फेज शब्द आ रहा है ना, ये वायरस के लिए इस्तेमाल होता है। फेज कहीं पे बढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वायरस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और नाम जो आगे आ रहा है वो जिस पोषी कोशिका पे निर्भर है उसका आ जाता है। एक आपके पास में आता है कि अगर ये किसको संक्रमित कर रहा है, पादप कोशिका को, यानी कि प्लांट को क्या करता है, अगर ये संक्रमित करता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं फाइटोफेज। और वहीं पर अगर ये क्या कर रहा है, किसी जंतु कोशिका को, यानी कि एनिमल सेल को क्या कर रहा है, अगर ये संक्रमित कर रहा है तो इसे हम क्या कह देते हैं, जू फेज। हालांकि जू फेज में अलग अलग टाइप्स भी आ सकते हैं, क्योंकि पादप में भी अलग अलग आएंगे। T2 फेज पढ़ेंगे आप, जैसे कि कैबेज मोज़ेक वायरस पढ़ेंगे तो वो पत्ता गोभी के ऊपर अपना कर रहा था। आप टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ते हैं जो कि बेसिकली तंबाकू के प्लांट को क्या कर रहा है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, तंबाकू के प्लांट को संक्रमित करता है। ऐसे ही मानकों को संक्रमित करने वाला ऐसा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ। एक वायरस आता है जिसे आप कहते हैं एडिनो वायरस। तो जो आपका आर्थ्रोपोडा संघ है ना, जिसमें आपके कौन आते हैं, मकड़ी, आपका कॉकरोच, ये सब कुछ आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों को संक्रमित करते हैं ना, उन वायरस को हम एडिनो वायरस कहते हैं। अभी हमने कहा ना कि कैबेज को करने वाले को कैबेज मोज़ेक वायरस कहेंगे। तो हालांकि इनके अंदर भी ये है, लेकिन अगर पूछ ले भाई एडिनो वायरस एक कैसा वायरस है, तो आप बोल सकते हैं कि वो एक जू फेज वायरस है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जंतुओं को संक्रमित कर रहा है। आपका कैबेज मोज़ेक वायरस कैसा वायरस है, वो एक
फेज वायरस है क्योंकि वो किसको कर रहा है, बेसिकली पादप को कर रहा है। ऐसे आप T2 बैक्टीरियोफेज कैसा वायरस हो गया, भाई जीवाणु को संक्रमित कर रहा है ना। तो इस तरीके से और भी इनके अंदर आगे एक्सप्लेनेशन होते हैं, लेकिन इस प्रकार से ताकि हम कहीं पर जब जीवाणु का नाम पढ़ेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो। तो बेसिकली आपने किसके बारे में जाना, आपने आज जाना बहुत सी चीज़ों के बारे में। आपने जाना कि किस प्रकार से आप वाहक के साथ या वाहक मध्यस्थ क्या करवा सकते हैं, रूपांतरण करवा सकते हैं। और सबसे पहला अच्छा तरीका आप प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए ना तो मुझे वायरस वाला ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, वायरस में चेंज करना है, उसकी प्रकृति वो संक्रमित करेगा ही करेगा तो वो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मिड क्या है ये हम बात कर चुके हैं। और पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण के लिए मेनली हम ट्यूबर इंड्यूसिंग वायरल इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी, आपकी एग्रीबायो में से रूट इंड्यूसिंग यानी कि रूट बनाने वाला, मूल बनाएगा ये, तो मूल ऑलरेडी उस जीन के साथ में होगी जो आपकी ऐच्छिक जीन होगी। और एक वायरस वाहक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी मोज़ेक वायरस, जैमिनी वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस आदि, जिनसे हमने क्या किए हैं, बहुत सारे स्थायी जीन भी रूपांतरण किया है। टोबैको प्लांट की बेटा खेती हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और कुछ कीटों की वजह से ये पूरी खेती खराब हो जाया करती थी, लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर हमने रोग प्रतिरोधकता जीन डालकर जो टोबैको प्लांट्स में डाली तो अब वो स्वयं ही रोग प्रतिरोधी हो गए हैं और आज हमारे देश के अंदर तंबाकू बहुत अच्छे से उगाया जाता है। हालांकि तंबाकू आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन हमारे यहाँ से इसे बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आपके पास में हमने वायरस के बारे में आज जाना कि वायरस एक विकल्पी परजीवी होता है, एक अकोशिकीय जीव है, होस्ट विशिष्ट होता है। होस्ट की कोशिका यानी पोषी कोशिका के बाहर ये मृत रहेगा और अंदर आने पर ये क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके लिए क्या रहेगी, इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ लेते हैं बेचारे। दो चीज़ें मैं और बता देती हूँ, दो नाम और बता देती हूँ, क्योंकि आपके वो आ जाएंगे। अभी मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाई थी तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछ लिए, तो हो सकता है अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो आपको सवाल मुझसे नहीं कर पाए। बच्चे बोलते हैं मैम हमने वायरस के अलावा दो चीज़ें और पढ़ी है, एक तो हम नाम सुनते हैं अक्सर वीरॉइड्स और एक हम नाम सुनते हैं अक्सर प्रियॉन्स। ये क्या है मैम? आज ही मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाई थी तो एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया और अच्छी बात है उसने मुझसे पूछा था कि मुझे याद रहेगा कि ऑनलाइन में मैं आपसे सीधे संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये दो चीज़ें भी आ रही है तो वो क्या है। देखिए, इनका इस्तेमाल भी आप वाहक की तरह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस बच्चों ने पढ़ा है वीरियोड्स और प्रियॉन्स क्या है, तो अब मैं यहाँ उसे भी बताती हूँ। देखिए, वीरियोड्स के अंदर क्या होता है, केवल आरएनए होता है। क्या होता है? केवल आरएनए होता है और इसके चारों ओर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, कोई प्रोटीन आवरण नहीं। और ये जो आरएनए होता है ये कैसा होता है, संक्रमणकारी आरएनए होता है, यानी कि क्या कर सकता है, संक्रमण करता है। प्रियॉन्स में क्या होते हैं, केवल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? केवल प्रोटीन होता है। बोलो बात समझ में? और केवल प्रोटीन होता है क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और ये जो प्रोटीन होती है अकेले ही संक्रमण फैला सकती है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप संक्रमणकारी प्रोटीन बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई आपसे पूछ ले या आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि मैम हमने तो दो चीज़ें और भी पढ़ी है, वीरियोइड्स और प्रियॉन्स, ये क्या है, तो हमने क्या कर लिया है, इसके बारे में भी यहाँ पर जान लिया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारे पास में, आज हमने वाहक के रूप में आप वायरस का कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, क्या है वायरस, उसके बारे में जाना। अब हम इसे एग्री बायोटेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। प्लाज्मिड, आपको मैंने टीआई प्लाज्मिड पढ़ा दिया है, गांठें बनाता है ये जाकर, तो आपको क्या करना है, उस प्लाज्मिड के अंदर अपनी ऐच्छिक जीन बनानी है और पादप में डाल देनी है। आपका वायरस का मैंने पूरा बता दिया आज आपको बेसिक। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम वायरस को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे।
देखिए बेटा, हमारे सारे वीडियोस आपको डिटेल के अंदर मिल रहे हैं, आप इन्हें पढ़ते चले जाइए। जो आपको एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं कीजिए कि एक्स्ट्रा है तो मुझे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया गया है, एग्री बायो में सिर्फ एप्लीकेशन डाल दी गई है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। डीएनए क्या है, उसमें नाइट्रोजन क्षार क्या है, वायरस खुद क्या है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। पीसीआर टेक्निक के अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है, सिर्फ वर्ड्स डाल दिए गए, उनको बताया ही नहीं गया है कि वो कैसे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को भी आपके यहाँ पर क्या कर सकूँ, पूरा कंप्लीट कर सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट भी लेती हूँ। अब कल हम अपने किताब वाले पार्ट पर आएंगे कि कैसे हम वायरस वाहक को इस्तेमाल कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम रूट इंड्यूसिंग वायरस के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।